ये वायुमंडल है। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं का क्या है, एक लेयर है। हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं का जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के साथ अटैच है, इसका कारण क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के साथ अटैच है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी वायुमंडल के साथ क्या हुआ, माफ कीजिएगा, वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्या है, अटैच है। थोड़ी सी जानकारी हम दें तो वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल हमें उल्का पिंडों के बौछार से बचाता है। ये जो बड़ा वाला उल्का पिंड है, और हम इसको हटा दें, ये छोटे वाले जो उल्का पिंड है वो हजारों नहीं लाखों की संख्या में पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं और हम तक पहुंचते नहीं हैं। ये छोटे मोटे जो उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जल के राख हो जाता है। तो ऊपर से जो कंकड़ पत्थर पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, आकर्षित होते हैं, उनसे भी सुरक्षा दिलाता है कौन, वायुमंडल। क्या हुआ, वायुमंडल। यदि आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा का फोटो हम देखते हैं तो उसकी सतह पे गड्ढे दिखाई देते हैं, छोटा छोटा, छोटा बड़ा गड्ढे दिखाई देते हैं। वो गड्ढे किन की वजह से है, इन्हीं उल्का पिंडों की वजह से। क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने से वो जो उल्का पिंड है वो सतह पे आके टकरा जाते हैं। लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में जब उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो स्पीड काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, और फ्रिक्शन के कारण ये उल्का पिंड के जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं, राख होते। मैंने पहले ही कहा हमारा टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल किसे कहते हैं, तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाओं का जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज से बनी है। सूरज से एक बहुत बड़ा आग का गोला निकला, जिससे वह सौरमंडल के 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे हमेशा शुरुआत से ही वायुमंडल नहीं था। तो सवाल है, प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पे वायुमंडल का निर्माण कब हुआ, तो पृथ्वी पे वायुमंडल का निर्माण कब हुआ, कैम्ब्रियन युग में। कब हुआ, कैम्ब्रियन युग में। यह लगभग 58 से 50 करोड़ वर्ष पहले की बात है। आप कैम्ब्रियन युग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कैम्ब्रियन युग है, कैम्ब्रियन युग जो है, जो कैम्ब्रियन युग की बात है, उसी से मिलता जुलता एक जुरैसिक काल है। क्या है, जुरैसिक काल है। और जुरैसिक काल में पृथ्वी पे डायनासोरों का वर्चस्व था। तो जैसे जुरासिक काल है, उसी तरह क्या है, कैम्ब्रियन युग है। तो अपने आप में एक सवाल है कि पृथ्वी पे वायुमंडल का निर्माण किस काल में हुआ, तो पृथ्वी पे वायुमंडल का निर्माण किस काल में हुआ, कैम्ब्रियन युग में हुआ। किस काल में हुआ, कैम्ब्रियन युग में हुआ। ध्यान रहे, हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाओं का लेयर है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी के साथ अटैच है, जुड़ी हुई है। इसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल को समाप्त कर दिया जाए तो वायुमंडल पृथ्वी को छोड़ के गहन अंतरिक्ष में क्या हुआ, खो जाएगी। दो चीजें हैं वायुमंडल के संदर्भ में, हम दो चीजें जानने की कोशिश, बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक है सौर विकिरण, जिसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। दूसरा पार्थिव विकिरण, जिसको टेरेस्टेरियल रेडिएशन के नाम से क्या हुआ, जाना जाता है।
तो सौर विकिरण किसे कहते हैं? तो सूरज से जो रोशनी आती है वो सौर विकिरण कहलाती है, और यह किरणें लघु तरंगों के रूप में होती है, यानी शॉर्ट वेव में होती हैं। यह भी एक सवाल है कि सूरज से जो किरणें आती हैं, जो गर्मी आती है, वो किस तरंग के रूप में आती है? लॉन्ग वेव्स है कि शॉर्ट वेव्स है? लघु तरंग है कि दीर्घ तरंग है? तो क्या है? दीर्घ तरंग, लघु तरंग है, माफ कीजिएगा। सौर विकिरण क्या है? लघु तरंग की स्थिति है। दूसरा शब्द है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सूरज से जब रोशनी आती है सतह पे, तो सूरज की गर्मी और रोशनी को, उष्मा को पृथ्वी की सतह सोखती है, और दोपहर 12 बजे के बाद वो गर्मी छोड़ती है। क्या करती है? गर्मी छोड़ती है। तो पृथ्वी की सतह जो गर्मी छोड़ती है उसे ही पार्थिव विकिरण कहते हैं। हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है? तो हमारा वायुमंडल सौर विकिरण से गर्म नहीं होता। हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारी वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होती है। तो हमारी वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होती है? पार्थिव विकिरण के द्वारा। पार्थिव विकिरण क्या है? तो पृथ्वी की धरातल जो गर्मी छोड़ती है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, और यह दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। क्या होती है? यह दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। वायुमंडल के संदर्भ में एक और शब्दावली है कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए ग्लास हाउस की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? ग्लास हाउस की भांति, ग्लास हाउस की भांति काम करता है, यानी ग्रीन हाउस। क्या हुआ? ग्रीन हाउस की भांति काम करता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ पे, वो 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। किसी ग्रह पे जीवन की उत्पत्ति के लिए जो मूलभूत तत्व हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं में एक आवश्यकता क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के तापमान में कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता। आपने स्कूल में पढ़ा है कि वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल की भांति काम करता है। इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर ज्यादा नहीं होता। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी दिन में जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं होती और रात में जरूरत से ज्यादा ठंडी नहीं होती। लेकिन चांद पे वायुमंडल नहीं है, तो वहां दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो रात का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो जीवन की उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं होगी। तो अपने आप में सवाल है कि ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है कौन? एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, और 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान जीवन की उत्पत्ति के प्रमुख शर्तों में से एक शर्त है। एक शर्त है। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है वो कई गैसों का मिश्रण है। हमारा वायुमंडल क्या है? कई गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ ठोस भी है, धूलकण, और कुछ तरल पदार्थ भी है, जैसे जल वाष्प आदि, नहीं, लिक्विड सब्सटेंसेज हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद किस गैस की मात्रा है? तो नंबर 2 पे ऑक्सीजन है, नंबर 3 पर आर्गन है, और नंबर 4 पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए कि CO2 कितना परसेंट है हमारे वायुमंडल पे। तो लगभग 0.03% क्या है, CO2 की मात्रा है। हमारे वायुमंडल में जल वाष्प भी है, धूल के कण भी है और अन्य अशुद्धियां भी क्या है, उत्पन्न है। नॉर्मली सतह से वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर और आगे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक की स्थिति है। लेकिन वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उसका 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 99% क्या है, भार उपस्थित है। यह भी एक बहुत रोचक बात है कि वायुमंडल के 99% भाग कितनी ऊंचाई तक है, 32 किलोमीटर की तक है। और वैसे वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, 1000 किलोमीटर। उसके ऊपर भी 10,000 किलोमीटर है और 10,000 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत या स्पेस की शुरुआत हो जाती है। स्पेस की शुरुआत हो जाती है। एक सवाल है कि हमारे वायुमंडल के कितने परत हैं। हमारे वायुमंडल के कितने परत हैं। तो पहला, वायुमंडल सतह के सबसे नजदीक, सतह के साथ जो वायुमंडल का भाग है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर मध्य मंडल है। उसके ऊपर आयन मंडल है। उसके ऊपर बाह्य मंडल है। और बाह्य मंडल के ऊपर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाएगी। तो हमारा एटमॉस्फेयर 5 परतों में बटा हुआ है। पहला क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, दूसरा समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, तीसरा मध्य मंडल जिसे मेसोस्फेयर बोलते हैं, चौथा आयन मंडल आयनोस्फेयर बोलते हैं, बाह्य मंडल जिसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। तो अपने आप में एक सवाल है, हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं। तो हमारी वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे नीचे कौन है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन है, समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर कौन है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल। और उसके ऊपर क्या होगा, अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाएगी। इस क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में की कुछ विशेषताएं हैं। इस क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। सभी मौसमी घटनाओं का मतलब है आंधी तूफान, जाड़ा, गर्मी, बरसात की घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल। तो अपने आप में एक सवाल है, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में संपन्न होती हैं या घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में कि आयन मंडल में। तो सही जवाब क्या है, क्षोभ मंडल में। सही जवाब क्या है, क्षोभ मंडल में। जो हमारा क्षोभ मंडल है सतह के पास, जो हमारा क्षोभ मंडल है सतह के पास, एक मिनट था सर के, क्षोभ मंडल की जो स्थिति है, एक मिनट था सर। नहीं, तो जो हमारा क्षोभ मंडल है सतह के पास, यहां पे हम 0 डिग्री लिखते हैं यानी ये विषुवत रेखा है, और ये 90 डिग्री यानी ये ध्रुव है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ऐसे है, थोड़ी टेढ़ी है। ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर के आसपास है और विषुवत रेखा पे ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आप कहेंगे सर विषुवत रेखा पे ऊंचा क्यों है, तो तापमान अधिक होने के कारण हवाएं ज्यादा गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे क्षोभ मंडल की सीमा क्या हुआ,
बढ़ जाती है। तो अपने आप में एक सवाल है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे कितना है, 8 किलोमीटर है। इस क्षोभ मंडल में इस क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर जहां ऊपर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य ताप पतन दर। क्या बोलते हैं, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप देखिए, पूछा हुआ है सामान्य ताप पतन दर कितना है। तो सामान्य ताप पतन दर कितना है, 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बता दिया था कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी गतिविधियां संपन्न होती हैं। आंधी, तूफान, जाड़ा, गर्मी, बरसात की कहानी कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। उसके ऊपर ऐसी कोई घटना नहीं होती है, कोई घटना नहीं होती। अगला है समताप मंडल, और समताप मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में क्या हुआ, ओजोन परत पाया जाता है। अगर आप देखिएगा तो ट्रोपोस्फेयर है और ये क्या है, समताप मंडल है, और इसी समताप मंडल में क्या हुआ, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के लिए छननी का काम करता है। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगर पराबैंगनी किरणें सतह पे आ जाए तो सतह का तापमान बढ़ जाएगा, और पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। तो अपने आप में एक सवाल है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत सोख लेती है या रोक लेती है, तो उसका नाम क्या है, ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, समताप मंडल में। समताप मंडल कहाँ है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल है। कोई दिक्कत? आप हमें कमेंट करके बताइए, ओजोन परत को बचाने के लिए जो वैश्विक प्रयास किया गया है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है। समताप मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती है, यानी आंधी, तूफान, चक्रवात आदि क्या होता है, नहीं आता है। काफी शांत लेयर है, इसलिए जो वायुयान चालक है, जो पायलट है, यहां पे विमान उड़ाना क्या हुआ, पसंद करता है। कभी कभी आप देखिएगा ना, आसमान में धुआं की एक पतली सी परत दिखाई देती है, धुएं की एक पतली सी परत दिखाई देती है, उसके आगे जहाज चमकीला टाइप का जाते रहता है। क्योंकि वो समताप मंडल में उड़ा होता है, वहां वायुमंडल काफी विरल होती है, आंधी तूफान नहीं होता, तो प्लेन का जो धुआं है वो अपने स्थान पे कुछ देर तक क्या हुआ, बना रहता है। तो जो लंबी दूरी के लिए वायुयान या प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो पायलट उस प्लेन को समताप मंडल में उड़ाना क्या हुआ, पसंद करता है। आपने मैट्रिक के क्लास एग्जाम में ये तैयार किया होगा कि पायलट अपने प्लेन को किस परत में उड़ाना पसंद करता है, तो किस परत पे, समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि वहां आंधी तूफान की स्थिति नहीं होती है। समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है या मेसोस्फेयर है। क्या है, मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर कहां से कहां तक है, तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। ऊंचाई तक। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान यहीं पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। तो पूरे वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो पूरे वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, मध्य मंडल में,
और टेम्परेचर कितना है, -100 डिग्री सेल्सियस। मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, जिसको आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की अधिकता होती है। ये विद्युत आवेशित कण जो है वो विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगों को वापस कर देते हैं। यही कारण है कि जब सैटेलाइट का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले से क्या हुआ, रेडियो चलता है। रेडियो स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ जाता है तो इस आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आ जाता है और धरातल पे क्या हुआ, रेडियो उसको पकड़ता है। अगर आयन मंडल में इलेक्ट्रिकली चार्ज या विद्युत आवेशित कणों की अधिकता नहीं होती तो रेडियो बनाना भी संभव नहीं होता। कब तक, जब तक कि हम सैटेलाइट का निर्माण नहीं कर लेते। क्या हुआ, सैटेलाइट का निर्माण नहीं करते। तो सैटेलाइट का निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले से रेडियो चलता है, काम करता है। क्यों, क्योंकि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता के कारण जो विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे हैं यहाँ जाके वापस पृथ्वी की तरफ क्या हुआ, आ जाती हैं, जिसको रेडियो पकड़ता है और रेडियो काम करना क्या हुआ, शुरू कर देता है। इस आयन मंडल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। हरी रंग की, पीली रंग की रोशनी, लाल रंग की रोशनी आसमान में ऐसे दिखाई देता है जैसे खूबसूरत लड़कियों का दुपट्टा का उड़ना। तो आयन मंडल में जो रंगीन चमक दिखाई देती है उसको हम लोग ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा कहते हैं। क्या हुआ, ऑरोरा कहते हैं। ये जो हमारी गोल पृथ्वी है और ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के आसपास क्या हुआ, ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है उसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। और दक्षिणी ध्रुव के आसपास जो रंगीन चमक दिखाई देती है उसको ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जाना जाता है। ऑरोरा लाइट कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो आयन मंडल में क्या हुआ, उत्पन्न होता है। ऑरोरा लाइट कहाँ दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास दिखाई देता है। और उत्तरी ध्रुव में जो ऑरोरा लाइट दिखाई देता है या प्रकाश दिखाई देता है रंगीन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुव पे जो दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं उसको, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से क्या हुआ, जाना जाता है। जो हमारा आयन मंडल है, आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल की क्या है, स्थिति है। और बाह्य मंडल की ऊंचाई 640 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में क्या हुआ, विलीन हो जाता है। जो अंतरिक्ष है वो अतिशय ठंडा है और अंधेरा है। ध्यान रखिएगा, क्या है, अंधेरा है। कोई दिक्कत नहीं ना। जो हमारा वायुमंडल है उस वायुमंडल की संरचना को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं सममंडल यानी होमोस्फेयर, यानी सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाएंगे तो सभी गैसों का मिश्रण लगभग एक समान पाया जाता है, इसलिए इस ऊंचाई को हम लोग सममंडल या होमोस्फेयर के नाम से क्या हुआ, जाना जाता है। सममंडल के ऊपर विषम मंडल की स्थिति है, हेट्रोस्फेयर। सममंडल के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि की अलग अलग आणविक परतें मिलती है, इसलिए इसे विषम मंडल कहा जाता है, यानी हेट्रोस्फेयर। यानी ये जो सतह है हमारा, तो सतह से 80 किलोमीटर तक सममंडल है। क्या है, सममंडल है। और 80 किलोमीटर के ऊपर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम मंडल कहते हैं। तो अपने आप में एक सवाल है, सममंडल की ऊंचाई कितनी है, तो सममंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर तक। ये क्लास
बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एईडीओ एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे, आर्मी और आईएएस और बीपीएससी वाला जो सिविल वाला जो एग्जाम है उसके लिए फाउंडेशन का क्या करेगा, काम करेगा। ये वीडियो आप बार बार देखिए, आपके डाउट क्लियर होंगे और कंसेप्ट भी क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को भेजें। आप सभी का धन्यवाद।